बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का डर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू से संक्रमित 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बाहरी जिलों के 3 मरीजों की मौत बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 144 मरीज मिले हैं, जिनमें से 38 मरीजों का उपचार अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी देखी जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासकर दुर्ग और बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के आंकड़े सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। दुर्ग में 5 मरीजों की जान जा चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे समझेंगे कि इस मुश्किल से बचा कैसे जा सकता है, क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी है, क्या कुछ लक्षण हैं, क्या है इलाज। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सावधान करने वाले। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वाइन फ्लू के मामलों में अब तक लगभग 145 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 34 मरीजों का इलाज अभी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब तक 11 हो चुकी है, जिसमें 8 मरीज जो हैं वो बिलासपुर ज़िले के हैं, जबकि 3 मरीज जो हैं वो अन्य ज़िलों से उपचार के लिए बिलासपुर आए हुए थे, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया था। और इस विषय पर अब राजनीतिक जंग छिड़ चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है और जिस तरह जिले में अव्यवस्थाओं का देखा जा रहा है, उसको लेकर जिस तरह से स्वाइन फ्लू के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर निश्चित तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलर्ट जारी कर जिले के सभी क्षेत्रों में सख्त निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है। देखना होगा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग किस तरह पहल करती है और इसके रोकथाम के लिए किस तरह पहल कर पाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, स्थिति को बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है, पर इन सब के बीच हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महामारी नियंत्रक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रभात श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमएचओ बिलासपुर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 2 सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे साथ बिलासपुर से और चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। और इस स्थिति को सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद हमारे जो 2 मेहमान हैं जो मामले के जानकार हैं उनके पास पहुंचेंगे। सबसे पहले दुर्गा, आप जरा बताएं क्या कुछ स्थिति है और सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जी, बिलासपुर में जिस तरह के स्वाइन फ्लू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक विषय बना हुआ है और ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार पहल कर रही है और जन जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन ये अभियान तो विफल साबित होती जा रही है। जिस तरह से अब तक बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या जो 11 संख्या पहुंच चुकी है और जिसमें से 8 जो मरीज हैं वो बिलासपुर जिले के हैं और जबकि 3 ऐसे मरीज हैं जो अन्य जिले से आए थे उपचार के लिए और इलाज के दौरान ही बिलासपुर में उनकी मौत हो गई थी। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीएमएचओ बिलासपुर। सर, क्या कुछ तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, किस तरीके से इस स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग ने इस समय जिस समय पहला केस इसका स्वाइन फ्लू का हम लोग की जानकारी में आया था, उसी समय सभी प्राइवेट अस्पतालों और शासकीय अस्पतालों को हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया था। जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि जैसा कि सबको विदित है कि ये जो है हवा से फैलने वाला वायरस है, इसलिए जिन लोगों को सर्दी खांसी है, बुखार है, इस टाइप के मरीजों को ये हिदायत रहती है कि अपना छींकते समय, खांसते समय जो है मुंह पे रुमाल रखें या टॉवेल का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासतौर से जो उम्र दराज लोग हैं, 60 साल के ऊपर हैं, उनको भीड़ से बचने की सलाह दी गई थी और यदि कभी आवश्यकता भी पड़े तो 2 मीटर से ज्यादा दूरी बनाए रखें, अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें
तो ये सब सावधानियां रखने के निर्देश हम लोगों ने जारी कर दिए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो निर्देश का पालन जो है सोसाइटी में ठीक से हो नहीं रहा है, जिसके कारण ये मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये देखा गया है कि ज्यादातर मरीजों की जो मौत हो रही है वो सब 60 साल से ऊपर है, जिनकी की प्रतिरोधक क्षमता उम्र के अनुसार कम हो चुकी रहती है, या उन्हें कोई ना कोई दूसरी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है और डायबिटीज है, जिसके कारण इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है। इसलिए इनमें ये वायरस जो है गंभीर रूप ले लेता है और इससे मरीजों की मौत हो जाती है। तो मुख्य रूप से इसमें जो है व्यवहार परिवर्तन जनता का जी आवश्यक है। बिल्कुल। सर, डॉक्टर सुभाष मिश्रा साहब, आपसे समझना चाहेंगे इन हालातों में सबसे बड़ी चुनौती क्या कुछ होती है? चुनौतियां दोनों स्तर पे होती हैं। एक तो जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, व्यक्ति, जिनको एक सावधानी की आवश्यकता होती है कि वो इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें, क्योंकि यह बीमारी प्रिवेंटेबल है। दूसरी चुनौती होती है स्वास्थ्य विभाग या शासन की तरफ से कि वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं जिसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट शामिल है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन की जो तैयारियां हैं उसमें उन्होंने निजी अस्पतालों को भी इसमें जोड़ा हुआ है आयुष्मान के माध्यम से, जिसमें निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार इस बीमारी का हो सकता है। तो लोगों को ये सावधानी रखना होगी कि अभी वायरल फीवर और स्वाइन फ्लू में फ़र्क करना होता है। सामान्यतया एक रूल ऑफ 72 है कि अगर 72 घंटे में आपको सामान्य दवाइयाँ जो वायरल फीवर की दी जा रही हैं उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है या फ़ायदा होना चालू नहीं हुआ है, तो आपको घर में इंतज़ार नहीं करना है। आपको तुरंत अस्पताल में जाके अपनी जांच कराना है, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भर्ती हो जाना है। बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे मैंने मास्क लगाया हुआ है, अभी डाउन किया हुआ है। हर व्यक्ति को मास्क लगा के, जैसे हमने कोविड के समय किया था, वही व्यवहार सभी व्यक्तियों को करना होगा। मास्क लगा के जाना होगा, हाथ नहीं मिलाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और बचाव के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जितने भी तरीके हो सकते हैं वो करना है। साथ में जो हाई रिस्क ग्रुप में 3 कैटेगरी होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड के मरीज, जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं, या जिनको हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी की बीमारी हो वो, और चौथा ग्रुप है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको खून की खराबी हो या कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हों जिससे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। तो इन लोगों को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है ताकि अगर उनको कोई गंभीर स्थिति हो तो तुरंत अस्पताल जा सकें। 7 दिन का नियम है इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। 7 दिन पहले के और जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो भी 7 दिन रखते हैं। सामान्यतया स्वाइन फ्लू खतरनाक या जानलेवा नहीं होता, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किंतु सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। शासन जो इलाज उपलब्ध कराता है वो निःशुल्क होता है, जांच की व्यवस्था भी होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की सुविधाएं सभी जगह उपलब्ध हैं। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि बीमारी भयंकर रूप या गंभीर रूप ना लेने पाए। ये हमको बचाव के तरीके अपना करके कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, सर एक बड़ा सवाल यह है कि हम कितने तैयार हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर रास्ते भी बेहतर नहीं हैं, जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं, तो वहां पर क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं? जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल हैं वहां पर हम कितने तैयार हैं या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऐसा कोई मरीज जानकारी में आता है तो उनको हम लोग तुरंत वहां पर 108 से शिफ्ट करा देते हैं मेडिकल अपोलो अस्पताल में, और जहाँ पे उनका इलाज होता है। यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मिलते हैं तो हमारे पास टेमीफ्लू दवा भी उपलब्ध है। ये दवाएं हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दी गई हैं। यदि कोई संभावित मरीज है तो उसको ये दवा से उपचार किया जा सके, उनके कॉन्टैक्ट को भी उपचार किया जा सके। और अलग से आइसोलेशन वार्ड जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में और अपोलो अस्पताल में हम लोगों ने करवा रखे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मरीजों को वहां पे भर्ती कराया जा सके। तो ये सब हमारी तैयारियां हैं पहले से, और स्वास्थ्य शिक्षा भी मितानिन, आंगनबाड़ी और इन लोग के माध्यम से दी जा रही है ताकि जनता सचेत रहे इस मामले में। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं। जी, अब जरा दुर्ग के हालातों को समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, बताएं आप वहां पर कैसी स्थिति है और अस्पतालों की स्थिति कैसी है वो भी।
देखिए, अभी यहाँ पे 24 केस आए थे, उसमें से 14 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 40 बेड यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरह से फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करने की यहाँ बात बताई जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम गाइडलाइन, जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है। लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता की एक कमी देखने को मिल रहा है। लोग उतने जागरूक नजर नहीं आते जितने उनको होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। इस मामले को जरा समझते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, जागरूकता की कमी और मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो बाढ़ बारिश की वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो इस मामले को लेकर कैसे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, या क्या कुछ प्रशासन की तरफ से चीजें की जा सकती हैं जिससे स्थिति बेहतर हो, तब जब ये आंकड़े भी हम सबके सामने हैं? जब भी ये मौसम बदलता है तो वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं। वायरल फीवर में और स्वाइन फ्लू में काफ़ी समानता है। बहुत से लोगों को इसको अलग अलग करना कठिन हो जाता है जब तक टेस्ट ना करें। तो प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की जब भी संज्ञान में स्वाइन फ्लू का केस आता है तो उनके साथ में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी होता है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है। 7 दिनों के अंदर जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आए हैं रोगी के, उसका देखरेख करते हैं, और अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन में रख करके ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि बीमारी फैले ना। फैलने से रोकना पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि जो रोगी पाए गए हैं उन लोगों का समुचित उपचार मिल सके। जो हाई रिस्क ग्रुप के हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी भी ये गंभीर हो सकती है स्थिति। तीसरी बात होती है कि हमको अन्य लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बचाव के बारे में समझाना। तो बचाव के जो तरीके कोविड में अपनाए गए थे वही पूरी तरह इसमें लागू होते हैं। हाथ नहीं मिलाना वगैरह, मास्क पहनना इत्यादि। तो ये जो नियम हैं कोविड से अपने बचाव के लिए किए थे, अच्छे से किए थे। छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर थी। तो अगर हम स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए उन्हीं नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वाइन फ्लू को बढ़ने से रोक सकते हैं और समय पर उपचार करके इसकी गंभीर स्थिति निर्मित होने से भी रोक सकते हैं। अभी लोग उतने सतर्क नहीं हैं। ये आप लोग भी, सभी लोग देख रहे हैं, मास्क पहनने वालों की संख्या बहुत कम है। तो मास्क यदि आप पहनते हैं तो आपको स्वाइन फ्लू से बचाव होता है। तो मास्क पहनकर ही आप बाहर निकलें। साथ ही अगर हम उपचार करा रहे हैं, उपचार में हमको 72 घंटे में सुधार नहीं दिख रहा है, तो फिर हमें घर में नहीं रहना है। आइसोलेशन में रख करके अस्पताल में जो ट्रीटमेंट होगा वहाँ पर यह व्यवस्था है कि ज़रूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की या अन्य वेंटिलेटर इत्यादि की सहायता दी जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वाइन फ्लू से ग्रसित है उसे फैलने से रोकना चाहिए। अपने परिवार में ही सबसे पहले वो फैलाता है, तो उसे आइसोलेट करना जरूरी है। और अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका लाभ लेते हुए गंभीर स्थिति को बचाया जा सकता है। तो लोगों में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग भी है, अन्य जो सामाजिक संगठन हैं उनको भी आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करके जो कोविड अनुरूप व्यवहार, ऐसा हम लोग कहते थे पहले, वही ये स्वाइन फ्लू अनुरूप व्यवहार हमें अपनाना पड़ेगा। तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसको बढ़ने से या गंभीर होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, गांव या कुछ कस्बे जहां पर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर लक्षण मालूम पड़ते हैं, तो शुरुआती दौर में लोगों को क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? जहां जब वे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें पता है कि वे 24 घंटे बाद ही जाने वाले हैं, उनके पास शुरुआत में उन्हें क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है? इसके लक्षण जो रहते हैं वो सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लक्षण रहते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संदेह है कि स्वाइन फ्लू हो सकता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे भी चिकित्सक और विशेषज्ञ उपलब्ध हैं वहां पर कम से कम जाकर उन्हें जांच करा लेना चाहिए। और संदेह होने पर उनको हम लोग जो है 108 के माध्यम से फिर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या अपोलो अस्पताल, जहाँ पे भी बेड्स वगैरह रिजर्व हैं इनके लिए, स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए, वहाँ भेज दिए जाते हैं। फिलहाल ये अलर्ट तो जारी किया हुआ है। सभी आईईसी का प्रचार प्रसार जो मैंने बताया कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में
आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम और मितानिन, इन लोग के माध्यम से जो है किया जा रहा है। लोगों को जानकारी दी जा रही है, दीवार पर नारे लेखन वगैरह कराए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है इस मामले में जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं और अपना स्वयं का बचाव कर सकें। जी, हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। नीलेश, जरा रायपुर की स्थिति आप बताएं, वहां पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं इस मामले को लेकर, अस्पतालों की स्थिति कैसी है और क्या है अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की बात करें अमृत, तो अभी फिलहाल बिलासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है और उसके बाद अगर कहीं पे मामले आ रहे हैं तो वो है दुर्ग। रायपुर में फिलहाल स्वाइन फ्लू के लिहाज से स्थिति ठीक है, कोई ऐसी संदिग्ध या फिर ऐसा कोई मरीज अभी तक सामने नहीं आया है जिसकी स्थिति ठीक ना हो। और रायपुर में तैयारियों की बात कर लें तो जिला अस्पताल या फिर जो सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहां पर दावे हरदम ही किए जाते हैं कि तैयारी हरदम अलर्ट मोड में रहते हैं, चाहे वो समय कुछ भी हो। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल जो प्रदेश में खासकर बिलासपुर में जो तेजी से एक के बाद एक दूसरी महामारी फैल रही है, जैसे इससे पहले डायरिया या पानी की वजह से जो बीमारी एक पूरे इलाके में फैली और वहां पर भी कुछ लोगों की मौत भी हुई। हालांकि मौत का कारण जो है वो अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन उनमें एक सिम्टम डायरिया का ही था जिसकी वजह से वो भर्ती हुए और उसके बाद फिर दूसरी बीमारी भी अगर हो रही हो तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो प्रशासन या शासन के लिहाज से जब कोई चीजें फैल जाती हैं उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है, अगर वो पहले से ले लिया जाए तो कम से कम ऐसी जो महामारी जैसी बीमारियां हैं, स्वाइन फ्लू एक अपने आप में एक समय नाम सुनकर लोग दहशत में रहते थे और आज एक के बाद इतने बड़े मामले आ रहे हैं और उसके बाद चाहे शासन प्रशासन के स्तर पे बात हो जाए या लोगों के भी स्तर पे बात हो जाए तो इसको लेकर जागरूकता की कमी भी दिख रही है और मामले पर नियंत्रण फिलहाल जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिख रहा है। खासकर बिलासपुर के लिहाज से बात करें तो बाकी जगह स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। अमृत, बिल्कुल आपने सही कहा। और डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, ज़रा आपसे समझना चाहेंगे, एक सवाल जो लोगों के जहन में होता है जानकारी या लक्षण सामने आने के बाद, कि वे हॉस्पिटल जाएं या खुद से ट्रीटमेंट ले करें, सावधानी बरतें। तो सवाल ये है कि कब अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत है। इसमें दो बातें हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए नियम अलग है जिसमें रूल ऑफ 72 आवर्स लागू होता है। आप सर्दी खांसी बुखार के इलाज ले लीजिए, वो कोई भी डॉक्टर देते हैं, स्वयं भी पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं। और 72 घंटे में अगर सुधार चालू नहीं होता, जरूरी नहीं कि वो पूरा ठीक हो जाएगा, किंतु 72 घंटे में सुधार चालू हो जाना चाहिए, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो घर में रह के उपचार कर सकता है, आइसोलेशन में रहे, क्योंकि वायरल फीवर भी फैलता है। दूसरा होता है हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप वालों को अगर ये बीमारी के लक्षण हैं, जिसे वो वायरल फीवर भी समझ सकते हैं, स्वाइन फ्लू भी समझ सकते हैं, उन्हें अस्पताल में जा करके अपना उपचार कराना चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी ये गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो सामान्य लक्षण होते हैं सर्दी खांसी बुखार के, उसमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। अगर गंभीर स्थिति निर्मित हो रही है तो उसका लक्षण पहले यह आएगा कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगे। तो अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, या उसको लूज मोशन चालू हो गए हैं, तो ये लक्षण होते हैं कि बीमारी फैल रही है या कंट्रोल में नहीं आ रही है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं है कि बीमारी को कंट्रोल कर सके। इसका मतलब है कि हमें अस्पताल जा कर के अपना उपचार कराना होगा। आइसोलेशन वार्ड अस्पतालों में बनाए गए हैं और ख़ास करके वो लोग जो ससेप्टिबल हैं, ससेप्टिबल वो लोग होते हैं, ये बंद कमरे में एसी में अगर काम कर रहे हैं, हवाई जहाज़ में जो बहुत यात्रा करते हैं लंबे समय तक, तो उनको अगर कोई मरीज उस क्षेत्र में है तो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको ये भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र या स्थलों से दूर रहना चाहिए, मास्क लगा करके अपना बचाव करें और समय पर ट्रीटमेंट करा लें। ट्रीटमेंट कराने के लिए शासकीय और निजी दोनों अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हैं, ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू ऐसा बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो। लाइलाज बीमारी नहीं होने की वजह से मेरा मानना है कि इससे कभी किसी की मौत नहीं होना चाहिए और हम इसे पूर्णतः बचाव करके रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हैं या वैसे ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है। डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल ये कि सबसे ज़्यादा सावधानी
किसे बरतनी चाहिए? बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें या गर्भवती महिलाओं की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत किसे है? जी, डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी। जी, सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत जो है, जो 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन लोगों को, क्योंकि इम्यूनिटी, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है उम्र के साथ साथ। और ऐसे व्यक्ति जिनको कि कुछ बीमारियां साथ में हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत है। बाकी लोगों को चूंकि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इसलिए कई बार ये स्वाइन फ्लू की बीमारी अपने आप उनकी ठीक हो जाती है, दवा की भी। जी, तो ऐसे व्यक्ति जो है जिनको जो कम उम्र के हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को साधारण सर्दी बुखार के इलाज से ये ठीक हो जाती है। वैसे इसके लिए एक विशेष दवा टेमीफ्लू उपयोग की जाती है, जो कि दी जाती है। लेकिन ओल्ड एज के लोग हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता किसी बीमारी की वजह से प्रभावित है पहले से, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत है। ठीक है। दुर्गा, आपसे जरा समझना चाहेंगे, मौजूदा हालात में सावधानी की हम बात करें, जागरूकता की हम बात करें, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें और आपको सावधान रहने या जागरूक रहने पर ही डिपेंड नहीं करती, जैसे जिनके घर के आसपास तालाब हैं या मच्छर या गंदगी जैसी स्थिति है, वो ज़रा आपसे समझना चाहेंगे कि बिलासपुर में क्या है वहाँ स्थिति? क्या ऐसी भी कोई मुश्किल है जिस पर प्रशासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और लोग कितने जागरूक हैं? जी बिल्कुल, बिलासपुर संभाग का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस हिसाब से जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए वो दुरुस्त दिखाई नहीं देती। बिलासपुर में खास करके बरसात के दिनों में पूरा शहर जो है वो डुबान क्षेत्र के जैसा हो जाता है, और यहाँ सफाई व्यवस्था भी काफी कम दिखाई देती है। जबकि नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने की पहल की जाती है, दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर केवल खोखले दावे ही किए जाते हैं और इससे भी ताकत नहीं रहते। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो अभी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद जिस तरह जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जन जागरूकता की पहल की गई है, उसको लेकर भी कहीं कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर लोग जानकारी नहीं हो पा रहे। इसी वजह से जो है स्वाइन फ्लू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। चंद्रकांत सर, आप बताएं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और हॉस्पिटल में भी इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं, इन सबसे इतर जो ग्राउंड जीरो पर हालात हैं आम लोगों की अगर हम बात करें, तो वहां तक क्या कुछ चीजें पहुंच पाती? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों तक पूरी तरह से जो जानकारी है वो नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए तरह तरह की कैंपेनिंग का एक तरह का आयोजन करना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ मैं आसपास देखता हूँ तो कोई भी लोग जो है मास्क लगाते दिखाई नहीं देते। साथ ही साथ साफ सफाई के बारे में अगर बात करें तो कूड़ा करकट का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने की वजह से भी जो है मच्छर का भी एक तरह का समस्या बढ़ा होता है, और लोगों में साफ सफाई ना होने की वजह से भी कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। बिल्कुल। नीलेश, हम हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, हम तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि हम कितने तैयार हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारी कितनी है, तब जब ये आंकड़े सामने हैं, इन्हें अगर रोका नहीं गया तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। देखिए, जो तैयारी है वो दुर्ग या फिर बिलासपुर की हालात देखकर नजर आ सकती है कि तैयारी क्या है, जो वहाँ के आंकड़े हैं, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से मौतें हो रही हैं और उसके बाद जो हालात है, अब चूंकि दूसरे शहरों में जब चीजें अगर आती हैं तब फिर वहाँ की स्थिति, क्योंकि अगर आप तैयारी की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो दावे 100% तैयारी की होती है। उससे इतर अमृत में चूंकि हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे प्रशांत जी हो या फिर मिश्रा साहब हों, और मिश्रा जी तो ऐसी समय में जबकि कोरोना महामारी था या उससे पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके में खासकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी थी, उसके नियंत्रक के तौर पर इनको जिम्मेदारी थी। उनको अभी रिटायरमेंट के बाद तो मुझे लगता है कि सरकार को फिर से जो स्थितियां इस बार चाहे डायरिया की बात हो और अब स्वाइन फ्लू की हो जिस तरह से फैली है, एक बार इनकी सेवा या फिर इनसे सलाह जरूर लेते होंगे या लेना चाहिए। उससे इतर मैं ये चीज दोनों चूंकि डॉक्टर भी हैं, मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ एक आम नागरिक के हैसियत से भी, कि जब भी कोई ऐसे
लक्षण आते हैं जैसे सर्दी खांसी या फिर जी। कोई भी ऐसे सामान्य लक्षण, तो लोग खुद ही जाकर जो प्राइमरी रेमेडी होती है वो लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बुखार की हो या जी। सर्दी खांसी की हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ले जी। लेते हैं। तो क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है, या कोई ऐसी बिल्कुल दवाई या बिल्कुल फॉर्मूला नीलेश, है जो वक्त कि इस कम है, मामले को शॉर्ट में राहत समझ दे लेते सकता हैं। है बिना डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, खुद से ट्रीटमेंट करना कितना खतरनाक है? प्लीज सर, शॉर्ट में, वक्त कम है। नहीं, डॉक्टर को दिखा करके अपना इलाज करिए, जी। वो बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात कही है कि खुद से इलाज करने से बेहतर है आप अस्पताल पहुंचे, लक्षण जब आपको मालूम पड़े तो इसे नजरअंदाज ना करें, सीरियसली आप इसे लें और अस्पताल पहुंचे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।